वह व्यक्ति अथवा संस्था जिनसे हम उधार में माल या सेवा प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जिनसे हम उधार में माल या सेवा प्राप्त करते हैं। ये इस डेफिनेशन में है। कोई भी व्यक्ति जिनसे हम उधार में माल या सेवा प्राप्त करें क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। ठीक है। अब आम जिंदगी में इस क्रेडिटर को आप कहते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं? सप्लायर। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी माल बेचेंगे, तो माल बेचने के लिए कहीं से माल लाना भी तो पड़ेगा। तो जो व्यक्ति आपको माल दे रहा है, आपका सप्लायर, यदि वो उधार में आपको माल दे तो आप उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर। नगद में देगा तो सप्लायर है, उधार में देगा तो भी सप्लायर है। लेकिन उधार में दिए जाने पर हम उस सप्लायर को फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं एज ए क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा लिखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदद खर्च बन चुका, भुगतान नहीं किया। खर्च बन चुका, भुगतान नहीं किया। हाँ जी, मान लीजिए आप एक किराए के मकान में रहते हैं, 1 महीना पूरा हो चुका, तो बताइए आपको उस मकान का किराया देना है कि नहीं देना? महीना पूरा होने पर आप पर रेंट का खर्चा बन चुका है। अब रेंट का खर्चा बनने के बाद भी आप उसको टाल रहे हैं, आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बताइए पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? है। अकाउंटेंसी कहती है कि किसी भी खर्चे के बनने पर आपके लिए खर्चा बन चुका है, आपको उसे खर्चे को रिकॉर्ड करना है। अब अगर आपने उस खर्चे का भुगतान नहीं किया है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक आप खर्चे का भुगतान नहीं करेंगे, आपको उस खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और वो रिकॉर्ड आप किस नाम से मेंटेन करेंगे? आउटस्टैंडिंग। तो ऐसा कोई भी खर्च जो खर्च बन चुका है लेकिन खर्च बनने के बाद भी आपने उसका भुगतान नहीं किया, जब तक भुगतान नहीं करोगे तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को हम अकाउंटेंसी में क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बात समझ में आती है? तीसरा लिखिए, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाए आय प्राप्त होना। बिना कमाए नगद प्राप्त होना। ऐसी इनकम जिसको आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको पैसा पहले ही मिल चुका। ऐसी इनकम जिसको आपने कमाया नहीं है, पैसा आपको पहले ही मिल चुका, क्या कहलाती है? अनअर्न्ड इनकम। हम इनकम किसको कहते हैं? इनकम का मतलब वो आय जिसको हमने कमाया। इनकम का मतलब वो आय जिसको हमने कमाया। किसी भी इनकम को कमाया हुआ कब मानते हैं? जब हम उसके लिए सेवा दे चुके। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना मेरा काम, मेरी सेवा आपको पढ़ाना। अब मैं आपको 1 महीने की क्लासेस दे चुका हूं, तो बताइए मेरी फीस बनती है कि नहीं बनती? अब महीना पूरा हो चुका, मैं आपको अपनी सर्विस दे चुका, मैं इनकम कमा चुका। अब अगर मैं इनकम कमा चुका तो मुझको इनकम मिलनी चाहिए। इसे हम कहेंगे कैश इनकम। ऐसी इनकम जिसको आपने कमाया और आपको मिल गई। मान लीजिए आपको पढ़ाने से पहले ही आप पहले दिन आते हैं और मुझे मेरी फीस का भुगतान करते हैं। बताइए, आते ही अगर आप मुझे फीस का भुगतान कर दें तो मैं आपको सेवा दे चुका कि भविष्य में दूंगा? अब जब तक मैं आपको सेवा नहीं दूंगा तब तक तो वो बिना कमाई इनकम है। ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? अनअर्न्ड।
बिना कमाए ही अगर आपको पैसा मिल गया तो उस कंडीशन में आप उसे अपनी इनकम नहीं कहेंगे। इनकम की जगह क्या कहेंगे? अर्नड इनकम। अर्नड इनकम क्यों कहेंगे? क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किस रूप में? आपको भविष्य में अपने मालिक को या जिस व्यक्ति ने आपको भुगतान किया उसे पैसा देना पड़ेगा। आपको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। जब तक सेवा नहीं देंगे तब तक सेवा देना आपकी जिम्मेदारी है। क्या कहलाएगी? अर्नड इनकम। अगला लिखिए, चौथा, बैंक ओवरड्राफ्ट। चालू खाते से जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा चालू खाते से जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा क्या कहलाती है? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है, इसमें 10,000 रुपए पड़े हैं। अगर आप बैंक से पैसा निकालने की बात करेंगे तो अधिकतम कितना पैसा निकाल पाएंगे? 10,000। भाई आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, आप बैंक से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं तो अधिकतम कितना पैसा निकाल पाएंगे? 10,000। ठीक है। मान लीजिए बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है। अब इसका मीनिंग क्या है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब है कि एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, जितना पैसा पड़ा है वो यदि चाहे तो उस जमा रकम से अधिक रकम भी निकाल सकता है। अगर मेरे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो मेरे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है मैं यदि चाहूं तो उससे ज्यादा पैसा भी निकाल सकता हूं। कितना ज्यादा निकाल सकता हूं? तो उसकी एक लिमिट होती है। मान लीजिए बैंक ने मुझको लिमिट दे दी, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपया। इसका मतलब मेरे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी मैं किसी भी समय बैंक से कितना पैसा निकाल सकता हूं? 50,000 रुपए। इस कंडीशन में मेरा बैंक बैलेंस रहेगा माइनस के 50,000। कितना रहेगा? माइनस के 50,000। इसी सुविधा को हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। सामान्य शब्दों में कहूं तो क्या कहूंगा? यदि एक खाता धारक, एक अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में जमा रकम से ज्यादा रकम निकाले तो जितनी रकम उसने एक्स्ट्रा निकाली वही ओवरड्राफ्ट है। एक अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में जमा रकम से ज्यादा रकम निकाले तो जितनी रकम उसने एक्स्ट्रा निकाली वही क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए बैलेंस है और आपने अकाउंट से 12,000 रुपए निकाल लिए। कितने रुपए एक्स्ट्रा निकाल लिए? 2,000 रुपए। इसी 2,000 को हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरी बात समझ में आ गई? ये सुविधा कौन से अकाउंट पर दी जाती है? चालू खाते पर। कौन से अकाउंट पे? चालू खाते पर। चालू खाता समझते हैं? व्यापारिक उद्देश्यों से बैंकों में जो खाता खोला जाए दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। व्यापारिक उद्देश्यों से बैंकों में जो खाता खोला जाता है उसे क्या कहते हैं? चालू खाता, करंट अकाउंट। अपनी रकम जमा करने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए आप जो अकाउंट खोलते हैं सेविंग अकाउंट। पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए आप जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप बैंक में अकाउंट खोले तो एफडी अकाउंट या आरडी अकाउंट। व्यापारिक उद्देश्यों से अगर बैंक में खाता खोले तो करंट अकाउंट। ठीक है। तो करंट अकाउंट पर बैंक द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा जिसमें एक खाता धारक अपने खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकाल सकता है, क्या कहलाएगी? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। इस कंडीशन में जितना पैसा आपने अपने अकाउंट से ज्यादा निकाला वो नेगेटिव बैलेंस रहेगा। उस अमाउंट को बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट। कितना पैसा निकाला जा सकता है इसकी सीमा बैंक का मैनेजर तय करता है। यह सीमा 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है व्यापार के साइज पर। ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है? बढ़ा दूं आगे? अगला लिखो, गैर चालू दायित्व। उसको छोड़ दो, अभी उसको मैंने जानबूझ के टाला है। गैर चालू दायित्व।
लिखिए, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लेखा वर्ष के बाद किया जाना है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लेखा वर्ष के बाद किया जाना है। आने वाले ईयर में जिनका पेमेंट करना है चालू दायित्व, और आने वाले ईयर के बाद में जिनका पेमेंट करना है वो गैर चालू दायित्व। इसमें कौन कौन से दायित्वों को शामिल करते हैं, तो लिखिए, इसमें सबसे पॉपुलर है बैंक लोन, और दूसरा है डिबेंचर, तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, डिबेंचर, डिबेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, पब्लिक डिपॉजिट, जनता की जमा, पब्लिक डिपॉजिट। देखिए, बैंक लोन क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म में आएगा। नॉर्मली जो बैंक लोन होते हैं वो करंट लायबिलिटी में आएगा। मैंने एक्सेट्रा लिखा था ना, ईटीसी, ईटीसी के अंदर सभी शॉर्ट टर्म चीजों को शामिल कर सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्मली बैंक लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोई व्यक्ति बैंक लोन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेता है। आप बैंक से कर्जा करोगे तो 12 महीने के लिए करोगे कि लंबी अवधि के लिए करोगे? आ सकता है ना, तो उस कंडीशन में शॉर्ट टर्म यूज करेगा। सिर्फ बैंक लोन लिखा हुआ आता है तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। अगर वो बैंक लोन के साथ में शॉर्ट टर्म यूज करता है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सेट्रा वर्ड मैंने यूज किया है कि कहीं पर भी अगर शॉर्ट टर्म लिख दिया जाए या चालू लिख दिया जाए या आने वाले 1 वर्ष के भीतर भुगतान करना लिख दिया जाए तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। लंबी अवधि के लिए जाए तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। पहला लिखा मैंने बैंक लोन, सबको समझ में आता है बैंक लोन क्या होता है। व्हाट इज द डिबेंचर? ऋण पत्र किसे कहते हैं? एक कंपनी के तौर पर मैंने आम जनता से पैसा उधार लिया। एक कंपनी के तौर पर मैंने आम जनता से पैसा उधार लिया। अब पैसा उधार लेने का मतलब क्या है? मेरे पे कर्जा, मेरे पे कर्जा। अब ये कर्जा होता है 2 तरीके का, ये उधारी होती है 2 तरीके की। एक होती है सिक्योर्ड और दूसरी होती है अनसिक्योर्ड। एक को बोलेंगे सुरक्षित और दूसरी को बोलेंगे असुरक्षित। सुरक्षित और असुरक्षित में क्या फर्क है साहब? मैंने आपसे कर्जा लिया, उसके अगेंस्ट मेरी कोई प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी पड़ी है तो उसे क्या कहेंगे? सुरक्षित। मैंने आपसे कर्जा लिया, उसके अगेंस्ट मेरी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? असुरक्षित। बात समझ में आती है? कंपनी के तौर पर मैंने आम जनता से पैसा लिया और वो पैसा सुरक्षित है। कैसा है? सुरक्षित है, तो उसे कहेंगे डिबेंचर। लेकिन अगर यही पैसा असुरक्षित रहे तो इसे क्या कहेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। क्या कहेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। फर्क समझ में आ गया? मैं कंपनी हूं, आप जनता हो, आपने मुझे पैसे उधार दिए। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करना और उधार देना 2 अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्ट करना और उधार देना 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ शेयर तो वो पैसा मेरी उधारी नहीं है, वो पैसा आप लोगों ने मालिक के तौर पर मुझको दिया है। अब मैं जो भी कमाऊंगा उस कमाई में से थोड़े पैसे आपको दूंगा, थोड़ा मैं रख लूंगा। जो मैं आपको दूंगा उसे कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड या लाभांश। इस स्थिति में आप कंपनी के मालिक या स्वामी माने जाएंगे। लेकिन अगर यही पैसा आपने मुझको उधार दिया है तो वो उधारी मेरे लिए क्या बनेगी? ऋण, कर्जा। इस कंडीशन में उधार देने वाला व्यक्ति कंपनी का मालिक नहीं बनता, ऋणदाता बनता है। क्या बनता है? ऋणदाता, जिस पर कंपनी उसे केवल ब्याज भुगतान करेगी। क्या भुगतान करेगी? ब्याज। लाभ नहीं देगी, लाभांश नहीं देगी, क्या देगी? ब्याज। और एक निश्चित समय के बाद जो भी पैसा आपने मुझे उधार दिया वो उधारी मैं आपको लौटा दूंगा। क्या कहलाएंगे ये? ऋण। बात समझ में आ रही है? शेयर के नाम पे दिया हुआ पैसा कभी भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी कंसीडर नहीं होता है, उसे हम कैपिटल का हिस्सा, पूंजी का हिस्सा मानते हैं। जबकि ऋणपत्र या
पब्लिक डिपॉजिट के नाम पर दिया हुआ पैसा कंपनी के लिए एक दायित्व, एक जिम्मेदारी है, जिसका पैसा कंपनी को एक निश्चित समय के बाद ऋणदाता को देना पड़ता है, जिस पर कंपनी प्रतिवर्ष क्या देगी? ब्याज। क्या देगी? ब्याज। अच्छा, लाभांश और ब्याज में क्या फर्क होता है? लाभांश जिसे हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, ब्याज इंटरेस्ट, क्या फर्क होता है दोनों में? लाभ कमाने पर लाभों का जो हिस्सा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, वो लाभांश है। लेकिन लाभ कमाए ना कमाए, एक जिम्मेदारी के तौर पर, एक खर्चे के तौर पर प्रतिवर्ष जो अमाउंट भुगतान किया जाए वो ब्याज है। ब्याज एक कंपलसरी खर्चा है, ब्याज एक कंपलसरी खर्चा है जो लाभ और हानि दोनों स्थिति में कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि लाभांश लाभों का हिस्सा है जो लाभ कमाने पर कंपनी देगी, हानि होने पर कंपनी नहीं देगी। अच्छा, लाभ में भी कंपनी अगर देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो ठीक, क्या कहलाता है? लाभांश। अंतर समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? तो डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक के द्वारा कंपनी को दी गई उधारी है। अगर ये उधारी सुरक्षित है तो क्या बोलोगे? डिबेंचर। और असुरक्षित है तो क्या बोलोगे? पब्लिक डिपॉजिट। बताइए, बैंकों में आप पैसे एफडी करते हैं? बैंक में आप पैसे एफडी करते हैं? मान लीजिए आपकी एफडी 5 साल के लिए है, तो एक तरीके से आपने बैंक को 5 साल के लिए अपने पैसे उधार दे दिए, दे दिए। अब बैंक उस उधारी का रिकॉर्ड रखेगा नहीं रखेगा? रखेगा। पैसा देने वाला कौन? आम जनता। अरे पैसा देने वाला कौन? आम जनता। तो बैंक वाले इसका रिकॉर्ड किस नाम से रखेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। किस नाम से रखेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि एफडी के अगेंस्ट बैंक आपको कोई भी प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं करता। आप एफडी कराते हो तो बैंक अपनी कोई प्रॉपर्टी आपके पास मोर्गेज करता है क्या? सुरक्षित करता है क्या? बैंक पे आपको भरोसा होता है, भरोसे पे आपने पैसा उधार दे दिया, तो उस उधारी के लिए बैंक आपको किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं करेगा, कोई भी सुरक्षित वस्तु आपके पास नहीं देगा। तो बैंक रिकॉर्ड किस नाम से बनाएगा? पब्लिक डिपॉजिट। लेकिन अगर इसी स्थिति में मैं कहूं कि बैंक 5 लाख रुपए की एफडी के बदले आपके पास कंपनी के अपने बैंक के कागज रख रहा है, कह रहा है ये लो भैया हमारे बैंक के कागज रख लो, हमारी प्रॉपर्टी के कागज रख लो, हमारी कार रख लो, हमारे गहने रख लो, हमारा कोई सामान रख लो, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बोले क्लियर मेरी बात? समझ में आ गया? बढ़ा दूं आगे? अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार आप उसको रिवाइज कर लें।